Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is United Nation Peacekeeping Mission. तो जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है हम इसके बारे में जानेंगे. विथ चाइना सिग्निफिकेंटली स्केलिंग अप ए ट्रूप कंट्रीब्यूशन फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, इंडिया एंड यूएस आर लुकिंग टू अंडरटेक ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल फॉर द मिशन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ऑन द लाइन ऑफ ऑनगोइंग इनिशिएटिव फॉर अफ्रीकन कंट्रीज. जो चाइना है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहा है अपने ट्रूप के कंट्रीब्यूशन को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन पे. तो इंडिया और यूएस जो है वो देख रहा है कि वो अंडरटेक करे ट्रेनिंग और मिलिट्री पर्सनल को इस मिशन के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से इन लाइंस ऑफ ऑनगोइंग इनिशिएटिव जो उसका अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है. वैसे ही इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग, इंडिया और जो यूएन पीस कीपिंग का रिश्ता है उसके बारे में हम जान ले. इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बीन अमंग द टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूशन नेशन टू द यूएन एंड इज फिफ्थ लार्जेस्ट विद 5424 पर्सनल इन 8 कंट्रीज. इंडिया जो है कंसिस्टेंटली टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटर नेशन में आता है यूएन पे और ये फिफ्थ लार्जेस्ट है 5424 पर्सनल के साथ 8 कंट्रीज में इंडिया के ट्रूप्स है. अभी इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द रेगुलर बजट इज 0.83% एंड 0.16% ऑफ द पीस कीपिंग बजट. इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है रेगुलर बजट का 0.83% है और 0.16% है पीस कीपिंग बजट का. इंडिया ने अभी तक जो है पार्टिसिपेट किया 51 ऑफ द 71 मिशन पे जो कि कंट्रीब्यूट करता है ओवर 2 लाख पर्सनल को. यानी जो 71 मिशन हुआ है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 51 मिशन में है जो कि काफी अच्छा है. It has troop deployment in Lebanon, Golan Heights, Congo and South Sudan in additional to staff officer in other mission. इंडिया का ट्रूप डिप्लॉयमेंट लेबनान, गोलन हाइट, कोंगो और साउथ सूडान में भी है. साथ साथ इसके स्टाफ ऑफिसर अदर मिशन में भी है. इंडिया हैज ऑल्सो सेटअप 2 फील्ड हॉस्पिटल इन साउथ सूडान एंड 1 इन कोंगो. इंडिया ने सेटअप किया है 2 फील्ड हॉस्पिटल साउथ सूडान और एक कोंगो पे भी. Since 2018, India has co-opted a contingent from Kazakhstan at the mission in Lebanon. और 2018 के बाद से इंडिया ने co-opt किया है कॉन्टिजेंट कजाकिस्तान से जो कि मिशन है लेबनान का. द यूएस एंड यूएस पीस कीपिंग, जो यूएस और यूएन पीस कीपिंग का है. यूएस ऑन द अदर हैंड हैड नेवर कंट्रीब्यूटेड ग्राउंड ट्रूप बट कंट्रीब्यूट 27% ऑफ द यूएन पीस कीपिंग बजट. यूएन ने कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है ग्राउंड ट्रूप्स को, लेकिन उसने कंट्रीब्यूट किया है 27% यूएन पीस कीपिंग बजट में. यानी ट्रूप्स तो नहीं लेकिन बजट में इसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है. इन 2016 इंडिया एंड यूएस बिगन अ जॉइंट एनुअल इनिशिएटिव यूएन पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स टू बिल्ड एंड एनहांस द कैपेसिटी ऑफ अफ्रीकन ट्रूप्स एंड पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द यूएन एंड रीजनल पीस कीपिंग ऑपरेशन. 2016 में इंडिया और यूएस ने चालू किया था जॉइंट एनुअल इनिशिएटिव यूएन पीस कीपिंग कोर्स का अफ्रीकन पार्टनर्स के लिए ताकि वो बिल्ड कर सके, इनहेंस कर सके जो कैपेसिटी है अफ्रीकन ट्रूप्स का और पुलिस कंट्रीब्यूट कर सके कंट्रीज का ताकि वो पार्टिसिपेट करे यूएन और रीजनल पीस कीपिंग ऑपरेशन पे. While this is going on, the US is keen on a similar initiative for Southeast Asian nation like Vietnam and other. ये तो साथ साथ चल रहा है, उसके साथ साथ यूएस का इंटरेस्ट है कि वो सिमिलर इनिशिएटिव ले साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ भी, जैसे कि वियतनाम हो गया और बाकी कंट्रीज. चाइना एंड यूएन पीस कीपिंग, जो चाइना और यूएन पीस कीपिंग का रिश्ता है. इट करेंटली हैज ओवर 2500 ट्रूप्स इन वेरियस यूएन मिशन एंड हैज कमिटेड अनदर 8000 ट्रूप एज स्टैंड बाय. वंस इंप्लीमेंटेड इट विल मेक चाइना द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ट्रूप टू द यूएन पीस कीपिंग. करेंटली अभी चाइना का 2500 ट्रूप्स है वेरियस यूएन के मिशन पे, लेकिन चाइना ने कमिट किया कि वो अनदर 8000 ट्रूप्स को स्टैंड बाय पे रखेगा. एक बार अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, चाइना लार्जेस्ट प्रोवाइडर हो जाएगा ट्रूप का यूएन पीस कीपिंग मिशन पे. China contribute 12% of the UN regular general budget and 15% of the peacekeeping budget. और चाइना का कंट्रीब्यूशन जो है 12% है यूएन रेगुलर जनरल बजट का और 15% है पीस कीपिंग बजट में. यानी कंट्रीब्यूशन के मैटर में भी चाइना का काफी अच्छा है. और अगर वो ट्रूप्स और 8000 जो बोला है स्टैंड बाय पे रखता है, अगर वो ये कर देता है तो उससे वो सबसे डोमिनेट करने लगेगा यूएन पीस कीपिंग मिशन में. व्हाट इज पीस कीपिंग और इट इज सिग्निफिकेंट. पीस कीपिंग है क्या और इसका क्या सिग्निफिकेंस है. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इज अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट. जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है वो जॉइंट एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट के साथ. एवरी पीस कीपिंग मिशन इज ऑथोराइज्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल. जितना भी पीस कीपिंग मिशन होता है वो ऑथोराइज किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा. द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएन मेंबर स्टेट. जो फाइनेंशियल रिसोर्स होता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन का वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यूएन मेंबर स्टेट का ही. According to the UN Charter, every member state is legally obligated to pay their respective share for peacekeeping. और जो UN चार्टर है उसके अनुसार हर एक मेंबर स्टेट जो है वो लीगली ऑब्लिगेट हो जाता है कि वो पे करे रेस्पेक्टिव जो शेयर है उसका पीस कीपिंग के तरफ.
इस यूएन पीस कीपिंग का हम कंपोजिशन के बारे में जान लें। यूएन पीस कीपिंग ऑफन रिफर टू एज ब्लू बैरेट और ब्लू हेलमेट बिकॉज ऑफ देयर लाइट ब्लू बैरेट और हेलमेट कैन इंक्लूड सोल्जर, पुलिस ऑफिसर एंड सिविल पर्सनल। यूएन पीस कीपर को हम ऑफन बोलते हैं ब्लू बैरेट और ब्लू हेलमेट भी, क्योंकि जो उनका लाइट ब्लू बैरेट व हेलमेट होता है जो कि इंक्लूड करता है सोल्जर, पुलिस ऑफिसर और सिविलियन पर्सनल को। पीस कीपिंग फोर्सेस आर कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर स्टेट ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। जो पीस कीपिंग फोर्सेस होता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर स्टेट के द्वारा वॉलेंट्री बेसिस पे, यानी कोई फोर्स नहीं होगा, उसका जितना इच्छा उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे फोर्स को। सिविलियन स्टाफ ऑफ पीस ऑपरेशन आर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट रिक्रूटेड एंड डिप्लॉयड बाय यूएन सेक्रेटेरिएट। और जो सिविलियन स्टाफ होता है पीस ऑपरेशन के लिए वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होता है जिनको कि रिक्रूट व डिप्लॉय किया जाता है यूएन सेक्रेटेरिएट के द्वारा। यूएन पीस कीपिंग इज गाइडेड बाय 3 बेसिक प्रिंसिपल। जो यूएन पीस कीपिंग है वो गाइडेड होता है 3 बेसिक प्रिंसिपल से। वो 3 प्रिंसिपल है कौन कौन से? तो पहला कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी, यानी जो पार्टी इनरोल्व है उनका कॉन्सेंट बहुत जरूरी है। दूसरा इम्पार्शियलिटी, यानी उनको इम्पार्शियल रहना है, किसी के तरफ झुकाव उनका नहीं होना चाहिए। तीसरा नन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट, यानी वो फोर्स का यूज एकदम ना के बराबर करना है, सिर्फ वो फोर्स का यूज तभी करेंगे जब सेल्फ डिफेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी और डिफेंस जरूरी होगा तभी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो जो केरला में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है उस प्रोजेक्ट के बारे में हम जानेंगे। केरला एम्स टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट फॉर पुअर फैमिलीज पब्लिक ऑफिशियल्स बाय दिसंबर। केरला का मकसद है कि वो प्रोवाइड करे फ्री इंटरनेट पुअर फैमिलीज को और पब्लिक ऑफिसर्स में दिसंबर तक। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जान ले। द प्रोजेक्ट सिक्स टू फुलफिल द गवर्नमेंट एम टू मेक इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन राइट। जो प्रोजेक्ट है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, इसका मकसद है कि वो फुलफिल करे गवर्नमेंट का एम को, कि वो प्रोवाइड करे इंटरनेट एक्सेस हर एक सिटीजन का अधिकार बना सके। एम्स टू प्रोवाइड फ्री हाई स्पीड इंटरनेट टू ओवर 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। मकसद इस प्रोग्राम का कि वो प्रोवाइड करे फ्री हाई स्पीड इंटरनेट को ओवर 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड को। It is a collaborative initiative of the State Power Utility, Kerala State Electricity Board and Kerala State IT Infrastructure Limited. Internet service provider and cable television operator can also join the optic fiber network project to provide their services. ये एक collaborative initiative है State Power Utility, Kerala State Electricity Board का, Kerala State IT Infrastructure Limited का, Internet Service Provider और Cable Television Operator जो वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट को जब ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। As many as 30,000 government officials and school would be linked through the high speed network said the state government। और as many as 30,000 गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और स्कूल को लिंक किया जाएगा हाई स्पीड नेटवर्क के साथ एक बार ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये गवर्नमेंट का कहना है। इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इस केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट का। द प्रोजेक्ट व्हेन लॉन्च विल बी अनदर माइलस्टोन फॉर द स्टेट दैट हैज अचीव्ड सेवरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर दैट मच डोज वाज फर्स्ट क्लास स्पेशली इन कनेक्शन विथ हेल्थ। जो प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया था ये अनदर माइलस्टोन ऐड कर देगा स्टेट का। इसने पहले ही अचीव किया है बहुत सारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर को और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बना देगा स्पेशली इन कनेक्शन विथ हेल्थ को लेके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरियल स्पेस मिशन। एरियल एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे विल बी लॉन्च इन 2029। जो एरियल स्पेस मिशन है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे मिशन, इसको लॉन्च किया जाएगा 2029 में। It will perform a large scale survey of over 1,000 exoplanet over a period of 4 years। ये जो है वो लार्ज स्केल सर्वे करेगा thousands of exoplanet का 4 साल के अंदर। The explorer that will study the nature, formation and evolution of exoplanet। जो एक्सप्लोरर है वो स्टडी करेगा नेचर, फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन एक्सोप्लैनेट का। सिग्निफिकेंस क्या है, तो एरियल इज द फर्स्ट मिशन ऑफ इट्स काइंड डेडिकेटेड टू मेजरिंग द केमिकल कंपोजिशन एंड थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हंड्रेड ऑफ एक्सोप्लैनेट। जो एरियल है वो पहला मिशन इस काइंड का जो कि डेडिकेटेड है मेजर करने के लिए केमिकल कंपोजिशन को, थर्मल स्ट्रक्चर को 100 ऑफ एक्सोप्लैनेट का। It will also help to answer one of the key question of ESA Cosmic Vision Plan, which is what are the condition for planet formation and the emergence of life। ये जो है मदद करेगा आंसर करने में जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ESA कॉस्मिक विजन प्लान का कि क्या कंडीशन है प्लेनेट का फॉर्मेशन का और इमर्जेंस ऑफ लाइफ का। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज फॉर्मली अडॉप्टेड एरियल। और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने फॉर्मली अडॉप्ट किया है एरियल मिशन को। हाउ एक्सोप्लैनेट आर फाउंड, किस तरीके से एक्सोप्लैनेट फाउंड किए जाते हैं। एज पर नासा ओनली ए हैंडफुल ऑफ एक्सोप्लैनेट हैव बीन फाउंड यूजिंग टेलीस्कोप एंड द रेस्ट हैव बीन डिटेक्टेड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड दिस इंक्लूड। तो नासा के अनुसार सिर्फ हैंडफुल ऑफ एक्सोप्लैनेट को फाउंड किया जाता है टेलीस्कोप की मदद से और जो रेस्ट है उसको डिटेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। वो मेथड क्या है,
tracking the dimming of a star that happens when a planet passes in front of it. NASA Kepler Space Telescope used this mission to spot thousands of planets. तो हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं डिमिंग ऑफ स्टार को जो कि हैपन करता है जब प्लेनेट पास करता है उसके पास से. नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो है वो यूज किया जाता है इसी मेथड को स्पॉट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ प्लेनेट को. ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड दी वॉबिंग मेथड विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एन ऑर्बिटिंग प्लेनेट विल काउज इट्स पेरेंट स्टार टू ऑर्बिट स्लाइटली ऑफ सेंटर. जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग और वॉबिंग मेथड है इसमें जो कि बेस्ड है आइडिया पे ऑर्बिटिंग प्लेनेट का जो कि पेरेंट स्टार जो कि ऑर्बिट करते हैं स्लाइटली ऑफ सेंटर को उसको ऑब्जर्व करता है. As of now, the existence of more than 4,000 exoplanets is considered confirmed, while there are thousands of other candidate exoplanets that need further observation to say for certain if they are exoplanets. अभी तक existence more than 4,000 exoplanet का है जिसको कि हम consider confirm कर चुके हैं और thousands of other candidate है exoplanet के जिसको कि further observation का जरूरत है ये exoplanet के लिए. Proxima Centauri b is the closest exoplanet to Earth and is 4 light year away and inhabit the habitable zone of its star, which means that it could possibly have liquid water on its surface. जो Proxima Centauri b है वो closest exoplanet है अर्थ का और ये 4 light year away है, दूर है हमसे और इनहेबिट करता है हैबिटेबल जोन को भी स्टार का. इसका मतलब है कि हो सकता है वहां पे लिक्विड वाटर भी हो उसके सरफेस पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा mRNA वैक्सीन. तो mRNA वैक्सीन है क्या? The Moderna and Pfizer vaccine which recently announced their success using the same technology based on messenger RNA और mRNA. जो Moderna और Pfizer वैक्सीन है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया अपने सक्सेस को वो भी यूज करा सेम टेक्नोलॉजी जो कि बेस्ड है मैसेंजर आरएनए व mRNA जिसको हम कहते हैं. Messenger RNA mRNA is a single stranded RNA ribonucleic acid molecule that is complementary to one of the DNA strand of a gene. जो मैसेंजर RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है वन ऑफ इस DNA strand of a gene का. mRNA is a RNA version of the gene that leave the cell nucleus and move to the cytoplasm when protein are made. जो mRNA है वो एक RNA का ही वर्जन होता है जीन का जो कि लीव कर देता है सेल न्यूक्लियस को और मूव करता है साइटोप्लाज्म की तरफ जब प्रोटीन बनता है. ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एन ऑर्गेनेल कॉल्ड अ राइबोसोम मूव्स अलोंग द mRNA lead its base sequence and use the genetic code to translate each 3 base triplet or codon into its corresponding amino acid. जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो जो ऑर्गेनेल जिसको कि हम राइबोसोम भी कहते हैं वो मूव कर जाता है mRNA की तरफ. इससे क्या होता है बेस सीक्वेंस तैयार होता है जो कि यूज करता है जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करने के लिए 3 बेस ट्रिपलेट व कोडन को कॉरस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड पे. अब mRNA वैक्सीन जिसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे टॉपिक पे. तो सच वैक्सीन मेक यूज ऑफ मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल दैट टेल्स द बॉडी सेल विच प्रोटीन टू बिल्ड. वो जो वैक्सीन होता है वो यूज करता है मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स को जो बताता है बॉडी के सेल को कि कौन सा प्रोटीन को बनाना है. The mRNA in this case is coded to tell the cell to retrieve the spike protein of the coronavirus SARS-CoV-2 which cause COVID-19. और जो mRNA है इस केस में वो कोडेड है बताने के लिए सेल को कि वो रिक्रिएट करे स्पाइक प्रोटीन को कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के लिए जिसके कारण COVID-19 होता है. It is the spike protein which appear as a spike on the surface of coronavirus that initiate the process of infection. It allows the virus to penetrate cell after which is got on to replicate. ये एक स्पाइक प्रोटीन होता है जो कि अपीयर करता है स्पाइक पर सरफेस के कोरोना वायरस के जो इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन का. वो अलो करता है वायरस को कि पेनिट्रेट करे सेल को जिसके बाद वो अंदर की तरफ रेप्लिकेट करता है. A coronavirus vaccine based on mRNA once injected into the body which instruct the body cell to create copy of the spike protein. और जो कोरोना वायरस वैक्सीन है इसको जो कि बेस्ड है mRNA पे उसको एक बार इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी पे तो वो इंस्ट्रक्ट करेगा उसके बाद बॉडी को कि वो तैयार करे कॉपीज स्पाइक प्रोटीन का. In turn, this is expected to prompt the immune cell to create antibodies to fight it. और हम कह सकते हैं कि वो क्या करेगा ट्रिगर कर देगा इम्यून सेल को कि वो क्रिएट करे एंटीबॉडीज को ताकि वो लड़े इससे. These antibodies will remain in the blood and fight the real virus if and when it infect the human body. और ये जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में रहेगा और लड़ेगा रियल वायरस है इफ और व्हेन जब ये इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन बॉडी को. तो ये आप देख सकते हैं हाउ mRNA वैक्सीन वर्क किस तरीके से ये करता है. जो वैक्सीन है वो स्पर करता है हेल्दी सेल को ताकि वो प्रोड्यूस करे वायरल प्रोटीन को जो कि स्टिमुलेट करेगा प्रोटेक्ट करेगा इम्यूनो रिस्पॉन्स को. अब जो mRNA सीक्वेंस होता है तो साइंटिस्ट ने जनरेट किया mRNA सीक्वेंस को जो कि कोड किया गया है वायरस के स्पाइक प्रोटीन के लिए. आप यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन देख सकते हैं कोरोना वायरस का. अब जो RNA सीक्वेंस होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि स्पाइक से स्वैटेड होता है इन लिपिड कोटिंग पे उसको डिलीवर किया जा सके. आप यहाँ पे देख सकते हैं लिपिड कोटिंग को.
Once it arrives cell, lead the information the mRNA sequence to produce million of copies of the spike protein. और एक बार जब ये अराइव कर जाता है तो वो इन्फॉर्म कर देता है एमआरएनए के सीक्वेंस को कि वो प्रोड्यूस करे मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ स्पाइक प्रोटीन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल है, इंसल्ट कर गया, स्पाइक प्रोटीन को बता दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, द प्रोटीन फ्रेगमेंट स्पर्क द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट कैन प्रोटेक्ट व्हेन अ रियल वायरस इंटर द बॉडी। और ये जो प्रोटीन फ्रेगमेंट है वो स्पर्क कर जाता है इम्यून सिस्टम पे और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज बनकर तैयार हो गई है और ये प्रोटेक्ट करता है जब रियल वायरस इंटर करता है बॉडी पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वल्चर एक्शन प्लान 2020 to 25। Recently, the Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change had launched a Vulture Action Plan 2020-25। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2025 के लिए। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर वल्चर इज बीइंग कैरिड आउट बाय द MOEFCC सिंस 2006 एंड द प्लान इज टू नाउ एक्सटेंड द प्रोजेक्ट टू 2025। जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वल्चर के लिए वो कैरी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2006 से ही। अब प्लान क्या है इसको एक्सटेंड करने का 2025 तक। The action plan was launched after the DGCI banning the veterinary use of diclofenac in the same year and the decline of vulture population being arrested by 2011। जो एक्शन प्लान था उसको लॉन्च किया गया था जब DCGI ने बैन किया था वेटरनरी यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक का सेम ईयर पे, और जो डिक्लाइन हुआ था वल्चर पॉपुलेशन का 2011 पे। डाइक्लोफेनेक इज अ वेटरनरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज टू ट्रीट पेन एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज सच एज गाउट। जो डाइक्लोफेनेक है वो एक वेटरनरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसका कि यूज किया जाता था ताकि ट्रीट किया जाए जो पेन व इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जैसे कि गाउट हो गया। द एक्शन प्लान एम्स टू कैरी फोर्थ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेट इन द मोशन बाय इंश्योरिंग दैट sale of yesterday NSAID is regulated and livestock are treated only by qualified veterinarian। जो एक्शन प्लान है इसका मकसद है कि जो पहले से सेट किया हुआ जो एजेंडा है वेटरनरी सेल NSAID को लेकर उसको रेगुलेट किया जाए और लाइफ स्टॉक को ट्रीट किया जाए सिर्फ क्वालिफाइड वेटरनरियन के द्वारा। मतलब जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो ट्रीट ना करे, वो डाइक्लोफेनेक नहीं बोल दे, क्योंकि अगर वो खाते हैं और वो डेथ करते हैं फिर वल्चर अगर उसको कंज्यूम करेंगे तो इस कारण उनको प्रॉब्लम होगा, उनका डेथ होगा। अब जो 4 रेस्क्यू सेंटर जिसको कि प्रपोज किया गया है ट्रीट करने के लिए वल्चर को कंट्री पे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में, वो कुछ इस प्रकार से है। पिंजौर जो कि नॉर्थ पे है, भोपाल सेंट्रल इंडिया पे, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट और हैदराबाद साउथ इंडिया पे। तो कहाँ कहाँ, तो पिंजौर नॉर्थ पे, भोपाल सेंट्रल इंडिया पे, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट पे और हैदराबाद साउथ इंडिया पे। अंडर द 2020-25 प्लान द मिनिस्ट्री विल ऑल्सो वर्क फॉर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ रेड हेडेड वल्चर एंड इजिप्शियन वल्चर। और जो 2020 से 25 का प्लान होगा उसमें मिनिस्ट्री ने बोला है कि वो कंजर्व करेंगे जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर के लिए भी। द एक्शन प्लान विल आल्सो हेल्प स्टेट इन एस्टेब्लिशिंग एटलीस्ट 1 वल्चर सेफ जोन इन ईच स्टेट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रेमनेंट पॉपुलेशन। और जो एक्शन प्लान है वो मदद करेगा स्टेट का एस्टेब्लिश करने में एटलीस्ट 1 वल्चर सेफ जोन हर एक स्टेट में ताकि कंजर्व किया जाए जो इनके रेमनेंट पॉपुलेशन है। अब वल्चर इन इंडिया, जो वल्चर है अलग अलग टाइप के, हम उसके बारे में जान लें इंडिया के। देयर आर 9 रिकॉर्डेड स्पीशीज ऑफ वल्चर इन इंडिया। दे आर 9 रिकॉर्डेड स्पीशीज ऑफ वल्चर का इंडिया पे, और वो कुछ इस प्रकार से है। शाइनेरियस ग्रिफन जो कि IUCN के लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है, इंडियन ग्रिफन ये भी नियर थ्रेटेंड है, स्लेंडर बिल्ड क्रिटिकली इंडेंजर, रेड हेडेड क्रिटिकली इंडेंजर, हिमालयन ग्रिफर ये नियर थ्रेटेंड है, इजिप्शियन वल्चर ये इंडेंजर में है, बियर्डेड ग्रिफन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी पे है, ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे है, और लॉन्ग विल वल्चर ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है। तो IUCN का रेड लिस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए कि कौन सा वल्चर किस लिस्ट में है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीलावती अवार्ड 2020। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज एस्टैब्लिश द लीलावती अवार्ड। जो ऑल इंडिया काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन का, उन्होंने इस्टेब्लिश किया है लीलावती अवार्ड को। द अवार्ड कवर मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज सच एज वुमेन हेल्थ, सेल्फ डिफेंस, सैनिटेशन, लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीगल अवेयरनेस। ये जो अवार्ड है वो कवर करता है मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया, यानी बहुत सारे एरिया को कवर करता है इस अवार्ड के द्वारा, जैसे कि वुमेन हेल्थ हो गया, सेल्फ डिफेंस सेक्टर हो गया, सैनिटेशन की बात हो, लिटरेसी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, लीगल अवेयरनेस हो एंड सो ऑन। The program will ensure the participation of women and enable them to hold higher position in education institution। ये जो प्रोग्राम है ये इंश्योर करता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो वुमेन का और इनेबल करे उनको कि वो होल्ड करे हायर पोजीशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वर्चुअली लॉन्च लीलावती अवार्ड 2020 AICTE इनोवेशन एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन। और अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वर्चुअली लॉन्च किया है लीलावती अवार्ड 2020 का, जो AICTE इनोवेशन एजुकेशन प्रोग्राम है एम्पावर करने के लिए वुमेन को।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवार्ड इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इश्यू लाइक सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केटिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्स एंड राइट अमंग वुमेन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है लीलावती अवार्ड का? तो क्रिएट करना है अवेयरनेस। किस फील्ड में? तो जैसे कि जो इश्यू है इंपॉर्टेंट, सैनिटेशन का हो गया, हाइजीन का हो गया, हेल्थ न्यूट्रिशन हो गया, लिटरेसी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, क्रेडिट हो गया, मार्केटिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्स और जो राइट है वुमेन का उनको। अब लीलावती मैथमेटिक्स अवार्ड, द लीलावती अवार्ड इज एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक आउटरीच इन मैथमेटिक्स। जो लीलावती अवार्ड है वो एक अवार्ड है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक आउटरीच का। किस फील्ड पे? मैथमेटिक्स के। द लीलावती प्राइज इज नॉट इंटेंडेड टू रिवॉर्ड मैथमेटिकल रिसर्च बट रेदर आउटरीच एक्टिविटी इन द ब्रॉडर पॉसिबल सेंस। ये जो लीलावती प्राइज है वो इसलिए नहीं है कि रिवॉर्ड किया जाए मैथमेटिकल रिसर्च को, बट जो आउटरीच एक्टिविटी है ब्रॉडर पॉसिबल सेंस में उसके लिए है। इट कैरी ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख इंडियन रुपीज टुगेदर विद एक सिटेशन एंड इज स्पॉन्सर बाय इन्फोसिस। ये जो है वो कैरी करता है कैश प्राइस 10 लाख इंडियन रुपीज का, साथ साथ एक सिटेशन है जिसको कि स्पॉन्सर किया गया है इन्फोसिस के द्वारा। द लीलावती प्राइज वाज हैंडेड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन 2010 इन हैदराबाद, इंडिया। और जो लीलावती प्राइज था पहली बार हैंड ओवर किया गया था जो क्लोजिंग सेरेमनी था इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन का 2010 में हैदराबाद, इंडिया पे। The award is named after the 12th century mathematician लीलावती, devoted to arithmetic and algebra। ये जो अवार्ड है वो नाम पे रखा गया है 12th सेंचुरी के मैथमेटिकल ट्रीटाइज लीलावती के नाम पे, जो कि डिवोटेड है अरिथमेटिक और अलजेब्रा के लिए। अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा तो वो हम लोग देख ले। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। हमने इसमें देखा कि ये होता क्या है, फिर इसमें अलग अलग कंट्रीज का जो पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूशन है, चाइना का क्या है, यूएस का क्या है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है। देन हम लोगों ने किया केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, कब तक इसको कंप्लीट कर लेना है, इसका बेनिफिट क्या होगा और किस किस को लिंक करना है। फिर एरियल स्पेस मिशन, तो इस मिशन ये मिशन न्यूज में क्यों आया, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी से क्या करेगा, फिर एक्सो प्लेनेट जो बारे में उसके बारे में जाना। फिर आया mRNA वैक्सीन, ये वैक्सीन के बारे में क्यों आया, ये वैक्सीन कैसे एक्ट करता है कोरोना वायरस पे, पूरा इसका प्रोसेस को समझा। देन हम लोगों ने किया वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 का, तो जो इसको एक्सटेंड किया जा रहा है 2025 तक ये जाना। फिर वल्चर एक्शन प्लान क्यों है, फिर जो डाइक्लोफिनेक के कारण जो नुकसान हुआ था वल्चर को ये देखा। फिर अलग अलग वल्चर के टाइप के बारे में जाना और इसका जो IUCN कैटेगरी लिस्ट में रखा गया वो देखा। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था लीलावती अवार्ड 2020, ये अवार्ड किस चीज के लिए है क्या, उसका फिर मैथमेटिकल फील्ड पे जो दिया जाता है वही अवार्ड का नाम क्यों पड़ा, ये सारे फैक्ट देखे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट MCQ सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.